नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब कोई बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी के रिश्तों को लेकर अटकलें लगा रहा है और कोई अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बीच हैदराबाद में हुई मुलाकात को लेकर चर्चा कर रहा है। और कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कई मायने निकाल रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे या यूं कहें पर्दे के पीछे एक बेहद, जी हाँ, एक बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है। और आज उसी खेल की परतें मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, दंग रह जाएंगे आप। और ये खेल है ऑपरेशन मुंबई पार्ट 2। अब मैं इतनी हिंट दे सकता हूं कि अमित शाह बिना मकसद कहीं जाते नहीं। अगर वो मुंबई गए, महाराष्ट्र गए, तो समझ लीजिए कारण क्या होगा। या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर कहीं जा रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं और अगर वो जगह मुंबई है तो यूं ही नहीं गए हैं। और इस खेल को लेकर आज जो मैं परतें खोलूंगा, जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जो खुलासे करने जा रहा हूं, मेरे साथ दो बड़े एक्सपर्ट होंगे, टाइगर वानखेड़े और मुंबई के पिछले 30-35 साल के एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनुराग चतुर्वेदी। लेकिन इससे पहले कि इस जबरदस्त खबर पर, इस खुलासे पर, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि जरा ऑपरेशन मुंबई पार्ट 2 समझ लीजिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के 10-10, 15-15 विधायकों को जीरो आउट कर रखा है। वो जब भी चाहेंगे उनको तोड़ सकते हैं। उनके पास जो खोखे जो है वो असली अब भी चल सकते। अब दोस्तों, यूं तो हर राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जो भी बड़े राज्य हैं उत्तर भारत के, हिंदी हार्टलैंड के, सभी अहम हैं जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है। लेकिन बीजेपी के अंदर की जो खबर है, मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ा जो डर है, सबसे ज्यादा जो आशंकाएं हैं, वो महाराष्ट्र को लेकर है। क्योंकि वहां से 48 सीट लोकसभा की आती हैं, 48, ऑलमोस्ट 50। और पिछली बार मोदी जी ने स्वीप किया था शिवसेना के साथ मिलकर, और इस बार कहानी एकदम अलग है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एक मजबूत जोड़ी बन गई है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, महाविकास अघाड़ी। अब किसी तरह से अमित शाह ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत शिवसेना को तोड़ तो दिया, शिंदे अलग, उद्धव ठाकरे अलग, लेकिन फिर भी महाविकास अघाड़ी पे ज्यादा असर नहीं पड़ा। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अगर सबसे कमजोर जमीन पर बीजेपी कहीं खड़ी है तो वो महाराष्ट्र है। और इसी महाराष्ट्र को लेकर ऑपरेशन मुंबई पार्ट 2, जी हाँ, ये रचा जा रहा है, जिसकी परतें आज मैं खोलने जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप फटाफट ये ग्राफिक्स देखें, क्योंकि टाइगर और अनुराग आपका इंतजार कर रहे हैं। टाइगर दिल्ली से हैं, अनुराग मुंबई से हैं, और हम बहुत अहम बातें करने चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं ये ग्राफिक्स अगर आप समझ लेंगे तो कहानी समझ लेंगे, चाणक्य का खेल समझ लेंगे। अब दोस्तों, इस ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए, क्योंकि यहीं पर नंबर छुपे हुए हैं, ऐसे नंबर जिस पर हमेशा ध्यान और फोकस चाणक्य का रहता है, मोदी जी का रहता है। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र असेंबली की पोजीशन देखेंगे तो 288 का सदन है, हाउस है, जहां बीजेपी इस वक्त 104 पर है, शिंदे गुट 40 पर हैं। और अगर आप अपोजिशन देखेंगे, महाविकास अघाड़ी देखेंगे, जिसमें शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस है। एनसीपी के पास, पवार साहब के पास 53 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, उद्धव के पास 17 विधायक हैं। सवाल यह है कि अगर ये 53 और 44, जिसमें कांग्रेस बहुत कमज़ोर है आज की तारीख में, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन फाइटिंग है, चाणक्य को लगता है कि अगर कहीं ना कहीं एक स्प्लिट हो जाए, इसको फिर से फाड़ कर दी जाए, तो महाविकास अघाड़ी कमज़ोर हो सकती है। क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी मजबूत बनी रही तो ये फिर एक फांस बन जाएगी गले की मोदी जी के लिए, जिनको हर हाल में, जिन्होंने तय कर लिया है कि मुझे शपथ लेनी है, सर पे सेहरा पहनना है 2024 का, इसके लिए ये ऑपरेशन हो रहा है। और हम टाइगर से और अनुराग से बहुत सी बातें करने जा रहे हैं, भीतर जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीन क्या है, क्या शिंदे को ताकतवर किया जा रहा है, कि फडणवीस के पर कतरे जा रहे हैं, और फिर इन सब के पीछे जो सारी लगाम मोदी जी और चाणक्य ने अपने हाथ में ले ली है, खेल क्या है। और इस पूरे
खुलासे में मैं उस खेल पर भी आऊँगा। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ, धीरज रख के टाइगर को सुने, अनुराग को सुने, आखिर तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलता हूँ टाइगर और अनुराग के पास। अनुराग जी, यहाँ पर मैं इससे पहले कि मैं अशोक वानखेड़े जी पर आऊँ, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप मुंबई में इस वक्त, और कल जो ये तस्वीर वायरल हुई, मोदी जी हंस रहे हैं, ठाके मार रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में मोदी और अमित शाह शिंदे को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और फडणवीस को कम? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कारण क्या है? आपने तस्वीर देखी, लेकिन एक ट्विटर पे भी एक तस्वीर, जी हाँ। यही तस्वीर जो है वो फडणवीस साहब ने लगाई है और पूछा है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। और उस पे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो बड़ी ही, कई मजाकिया हैं, कई बड़ी तंज वाली हैं। और अब जबकि दिल्ली ने यह तय कर लिया है कि वो अब एकनाथ शिंदे को टू द हिल्ट बैक करेंगे, जैसे भी राजनीति होगी, जो भी सारा का सारा होगा, अब वो फडणवीस के सहारे राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के हाथ में दे दिया गया है, जैसे कि कर्नाटक का बोमई के हाथ में दिया गया है। तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए बोमई हैं, क्योंकि बोमई का भी अभी आप देख रहे हैं कर्नाटक में सभी कह रहे हैं कि अनिश्चित है, उनकी राजनीति नई नई है। लेकिन जी जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स, तो जी अभी तक ये लग रहा था कि शिंदे बनाम फडणवीस है, लेकिन ये वाला युद्ध जो है, या ये वाला जो कंफ्यूजन था, वो पूरा का पूरा मोदी की इस यात्रा ने खत्म कर दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे का असली राज तिलक किया है और जी पहली बार उन्होंने ये संकेत दिया है कि अब हमारी तरफ से महाराष्ट्र का नुमाइंदा, महाराष्ट्र का प्रतिनिधि सारी ताकत के साथ, अभी आप देखेंगे कि डावोस में जो सम्मेलन हुआ उसमें भी एकनाथ शिंदे गए, 2-3 दिन के लिए ही गए। फडणवीस जो कि जाना चाहते थे, उनको उन्होंने कहा कि मैं तैयारियों में व्यस्त हूं। नहीं तो आपको क्या लगता है, अगर उनको आदेश दिल्ली से नहीं आता तो वो तैयारियों में व्यस्त रहते थे? वो तो जी आराम से जा सकते थे और कोई पैदल तो जाना नहीं था। तो जिस तरीके से दिल्ली ने संकेत कर रही है, वो अब स्पष्ट है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे। और ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि केंद्र का जो अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को 2 कैबिनेट के मंत्री पद और 1 राज्य मंत्री भी मिल सकता है, जिससे कि इन दोनों की दोस्ती जो है, जो संशय है, या जो शिवसेना में कि कई विधायकों में लगता था कि हमें वापस लौटना पड़ेगा, उसको भी रोकना चाहते हैं। चतुर्वेदी जी ने कहा कि आउट ऑफ बॉक्स मोदी जी सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। और मैं जब ये सुनता हूं मोदी जी के आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, मैं डरने लग जाता हूं, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जो था वो कहीं ना कहीं नोटबंदी था। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जिस तरह से रात में 12 बजे जीएसटी को लागू किया, वो भी था। कई ऐसे आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है। तो ऐसा तो नहीं है ये जो शिंदे को सारी ताकत दे दी है और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से बोम्मई ने बेड़ा गर्क कर दिया कर्नाटक का, क्या बेड़ा गर्क शिंदे जो है एक ऑटो वाला, वो महाराष्ट्र का करने जा रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र जैसे कॉर्पोरेट पावर को एक ऑटो वाला खींच सकता है, जो इसलिए आया पार्टी में क्योंकि ईडी के डर से उसको जेल जाने से बचना था। देखिए दीपक जी, नरेंद्र मोदी जी के पास ऑप्शन भी क्या था? यह मजबूरी का सौदा है। आपने धामी को मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव लड़वाया, पार्टी जीत गई, धामी स्वयं हार गए। क्योंकि धामी के पीछे दांव लगाया था तो उसको फिर से मुख्यमंत्री बनाया चुनाव हारने के बाद। इसके पहले हिमाचल में भी ऐसा ही हुआ था, जिसको अनाउंस किया था वो मुख्यमंत्री हार गया तो उसको तो नहीं बनाया, जयराम ठाकुर, विद्रोही तेवर के जयराम ठाकुर को तो नहीं बनाया। सवाल यह है कि मोदी जी ने जिसको एक बार प्रपोज किया, अब मोदी जी के पास ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र में बहुत प्रयास किए, ईडी की धमकी दी, लोगों को अंदर डाला, परिवार तक पहुंच गए, लेकिन महाविकास आघाड़ी में क्रैक आने की संभावना नहीं दिखती। यदि महाविकास आघाड़ी एक साथ है तो उस महाविकास आघाड़ी को टक्कर देने के लिए फिर आप शिंदे को बल देना ही होगा।
नहीं तो जो आपको आएगा वो भी नहीं आएगा। लेकिन दिल्ली बल देगा, इसके मायने क्या है? राणे को कैबिनेट मंत्री बनाया, क्या कोंकण बीजेपी स्वीप कर देगा? क्या नहीं कर पाएगा। राणे कनकावली के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पाए। आपने और 2 कैबिनेट मंत्री बनाए, तो ये सिर्फ शिंदे का कुनबा टूटे नहीं इसके लिए व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं भाई मोदी जी का साथ है, अब 2-3 मंत्री बने, अब सब ठीक है। लेकिन अब इनमें से 3 मंत्री कौन बनेंगे? सभी मंत्री बनने को तैयार है और सभी शिंदे को अपना दोस्त समझते हैं। ऐसे में क्या फिर उसमें विद्रोह नहीं होगा? सवाल है एक चीज मैं यहाँ कि ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत टोक रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों एक्सपर्ट हैं, तो सवाल तो मुझे जनता के करने आप दोनों से। लोग ऐसा कहते हैं कि साहब शिंदे की जो हैसियत थी वाकई वो ऑटो वाला की हो गई थी मंत्रालय में, उनको कोई पूछता नहीं था, जैसे दरबान होता है, वो दरबान हो गए थे देवेंद्र फडणवीस के, सारे फैसले देवेंद्र फडणवीस ले रहे थे, और उनकी जो पत्नी थी वो भी, उनका भी महिमा मंडन हो रहा था जिस तरह से। तो उसके बाद कहीं ना कहीं शिंदे जाके रोए हैं दिल्ली दरबार में कि साहब आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया लेकिन हम तो दरबार बन के रह गए। तो क्या मोदी जी ने इस चाल को चलकर कि शिंदे को मैं सिंहासन दे देता हूं और फडणवीस के पर काट देता हूं, क्या ये है या इसके पीछे कुछ और सोच है? क्योंकि शिंदे को ताकतवर करने का मतलब है कि आपने एक दूसरा खट्टर ढूंढ लिया है, आपने दूसरा रघुवर दास ढूंढ लिया है, आपने दूसरा बोम्मई ढूंढ लिया है। नहीं, आप फिर उल्टा समझ रहे हैं जी। वर्तमान में जो सरकार अब तक चली है शिंदे और फडणवीस की, ये दिल्ली से चली, हर फैसला दिल्ली ले रहा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें देवेंद्र फडणवीस को हो गया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हुए जितना फ्री हैंड था, वो उप मुख्यमंत्री होते हुए उनके अधिकार भी कर्टेल किए गए। सारी चीजें ऊपर से हो रही थी, और जब सारी चीजें ऊपर से हो ही रही है तो फिर एकनाथ शिंदे को पावर दो या देवेंद्र फडणवीस को पावर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जिसका जो डिपार्टमेंट है वो अपने खेल कर ही रहा था। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री सबसे बड़ी पोस्ट में जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो फाइल मुख्यमंत्री के ही पास जाती। यह गृह मंत्रालय का एक बड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से कमिश्नर जो चाहिए वही होगा दिल्ली को, उसमें एकनाथ शिंदे को समझा दिया जाएगा, फिर एक अतिरिक्त कमिश्नर लाया गया। तो आज ब्यूरोक्रेट जानता है महाराष्ट्र का कि हमको इंस्ट्रक्शन दिल्ली से ही लेने हैं। लाखों करोड़ों के ये दोनों डमी है क्या? ये शिंदे दोनों और डमी फडणवीस का डमी है? दोनों डमी हैं, कठपुतली। दोनों ही डमी हैं। सारी बड़ी डिसीजंस केंद्र की, राज्य की ऊपर से आ रही, हर डिसीजन इनको ऊपर से एंडोर्स करवानी पड़ रही है, या अमित जी के यहां से कहो या मोदी जी के यहां से कहो। जी, ऐसा कोई डिसीजन नहीं जो खुद ले पा रहे हैं। भाऊ मैं फटाफट आपके पास आता हूं, अनुराग जी से पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अनुराग जी मुंबई में है, मंत्रालय आज से नहीं पिछले 30-40 साल से मंत्रालय में जा रहे, सत्ता के गलियारे में जा रहे, ज्यादातर मंत्रियों को जानते हैं, उनकी हिस्ट्री शीट जानते हैं। मैं अनुराग जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस सरकार में आज भी भ्रष्टाचार है? क्या पैसे देके ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है? क्या ठेकेदार बिल्डर आज भी पर्दे के पीछे से ये सरकार चला रहे हैं? क्या पैसे का बोलबाला है? क्या वाकई जो लोग कहते हैं 50 खोखे की सरकार, तो खोखा है मुंबई में? खोखे से भी ज्यादा मुझे लगता है कि पहली बार मुंबई की, अभी तक की अगर आप देखेंगे तो बीएमसी की पे जो आरोप लगाए जाते थे कि जब बंबई में बहुत तेज बारिश होती है और सड़कें खराब हो जाती हैं तो ठेकेदारों का और बीएमसी के नेता अधिकारियों का, शिव सैनिकों का और नेताओं का एक गठबंधन हो जाता है, नापाक गठबंधन हो जाता है। लेकिन शिंदे ने पहली बार महाराष्ट्र, मुंबई की जो सड़कें हैं, जो कंक्रीट जिनका करना है, जिनका कि कल प्रधानमंत्री जी ने एक नींव रखी, एक उनके हाथ से उद्घाटन तो नहीं, उसका शुभारंभ हुआ, तो वो अगले 6 साल में जो सीमेंटिंग होने वाली है उसका निर्णय, उसके ठेके कल ही दे दिए गए। आपने देखा होगा कि ठेके जो दिए जाते हैं वो हर वर्ष दिए जाते हैं, काम के अनुसार दिए जाते हैं।
ये 6 साल के ठेके एक साथ एक थोक भाव में दे दिए गए। तो ये जो अफ्रीकन बनाना रिपब्लिक, ये ठेकों की और ट्रांसफर की सरकार है। अशोक जी ने जैसे कहा, आपको आश्चर्य होगा कि मुंबई में अभी 2 पुलिस कमिश्नर हैं। अभी तक मुंबई में एक भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि देवेंद्र भारती के साथ भी वो भी कमिश्नर रहे और 2 भी कमिश्नर रहे। ये सरकार अब दिल्ली से चल रही है सीधी। जिस भी दिन अमित शाह का मन होगा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के 10-10, 15-15 विधायकों को जीरो आउट कर रखा है। वो जब भी चाहेंगे उनको तोड़ सकते हैं। उनके पास जो खोखे जो है वो असली अब भी चल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब जब उनको भय लगेगा कि ये दोनों राजनीतिक दल नहीं टूट रहे हैं, इनके नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे अभी भी दब नहीं रहे हैं, तो वो सेकंड रैंक के लोगों को वो करेंगे। और अभी आप देखेंगे कि जो एमएलसी के जो चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने जो तोड़फोड़ की है वो उन्हीं लोगों के जरिए कराई गई है जो कभी विलासराव देशमुख के नजदीक होते थे, जो कभी बहुत पत्रकारिता करते थे और विधायक बन गए। तो ऐसे जो लोग बाग हैं उनके जरिए उन्होंने कांग्रेस में तोड़फोड़ कराई। उनके उम्मीदवार ने कहा कि हम नहीं, हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा। दोनों निलंबित हो गए। और साथ ही मुझे लगता है कि जो ये राहुल गांधी की जब यात्रा, भारत यात्रा जब समाप्त होगी, उसके बाद फरवरी में कांग्रेस में, महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ी तब्दीलियां होंगी। जो नाना पटोले जैसे जो अध्यक्ष हैं, बड़ी बड़ी हटाया जाएगा। चतुर्वेदी जी, तो बड़ी ये हर बदलाव लफ्ज आपका जो बदलाव की ब्रेकिंग बहार न्यूज लग रहा है मुझे, तो दिल्ली में बल्कि हर पार्टी में बहने वाली है। मैं कह रहा हूँ हर लफ्ज आपका ब्रेकिंग न्यूज है। और इसलिए मैं वानखेड़े जी के पास जा रहा हूँ। ये भाई कह रहे हैं कि अमित शाह की जो निगाह है चाणक्य की, वो निगाह अब एनसीपी के और कुछ कांग्रेस के कुछ कमजोर विधायकों पर है और एक दूसरा स्प्लिट हो सकता है। क्या आपको लगता है कि फिर खोखे चलेंगे, फिर पेटी चलेगी, मुंबई में पैसा चलेगा, या उद्धव ठाकरे का रौद्र रूप आपको दिखेगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो मजबूती पकड़ी है, उस मजबूती की वजह से पिछली बार अंधेरी में जो चुनाव हुआ, बीजेपी वापस चली गई, बैकफुट पे आ गई, शिंदे बैकफुट पे आ गए, बीएमसी का चुनाव नहीं हो रहा है, और एक सिंपैथी जो है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ है। आपको क्या लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे के डर से, काडर के डर से, शिव सैनिकों के डर से, क्या अमित शाह पीछे जाएंगे या वाकई फिर से स्प्लिट करा देंगे? देखिए, दिल्ली को एक बात समझनी पड़ेगी, महाराष्ट्र की राजनीति और बाकी देश राज्यों की राजनीति थोड़ी सी अलग है। आपको मात्र एमएलए तोड़ने से काम नहीं होता। शिवसेना के एमएलए भुजबल टाइम के, भुजबल साहब के टाइम के तोड़े गए थे। शिवसेना के एमएलए उसके बाद नारायण राणे तोड़ के चले गए थे। उसमें से कितने एमएलए बचे हैं? महाराष्ट्र की जनता जनरली गद्दारी सहन नहीं करती। आप अपने पार्टी में विद्रोह कर सकते हो, नाराजगी जाहिर कर सकते हो, लेकिन आप विपरीत विचारधारा में जब जाते हो तो आपको फिर उसमें जगह नहीं मिलती। और दूसरी बात है, महाराष्ट्र की बीजेपी इस बारे में चिंतित है। ये बाहर से आने वाले लोग इतने हो गए कि हम ओरिजिनल जाए कहां, ये दिल्ली को समझना होगा। एक चीज और, आप जो इस सरकार को आपने कहा कि करप्ट सरकार है, खोखे की सरकार है, और ये एक तरह से अनुराग जी ने तो बता दिया कि ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो रहा है। मतलब करप्शन का फॉरवर्ड ट्रेडिंग पहली बार देखा हमने। अनुराग जी की दाढ़ी मोदी जी से कहीं ज्यादा सफेद है, और इसलिए हाँ। पूरी महाराष्ट्र की समझ भी और ये दाढ़ी सच्चाई बोल के सफेद हुई है। जी जी जी, झूठ के सहारे नहीं। लेकिन भाऊ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की तारीख में आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे पहले से ज्यादा ताकतवर हुए हैं? अगर मैं पूछूं कि आज की तारीख में महाराष्ट्र का किंग कौन है, क्या वो फडणवीस किंग है, क्या वो शिंदे किंग है, क्या फिर कांग्रेस का कोई अशोक चौहान किंग है, या फिर ठाकरे किंग है? देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस में कोई भी राज्य स्तरीय नेता बचा नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस सिर्फ अपने वजूद पे और अपने जो रूट स्टॉक है, जो अपना एक ट्रेडिशनल वोट बैंक चल रहा है, उसके भरोसे। अजित पवार ये राष्ट्रवादी में सर्वे सर्वा है। शरद पवार का कंट्रोल भले ही है, लेकिन अजित पवार इज अ कॉलिंग शॉट्स। दोनों शिवसेना में बात करो तो कितना भी मंत्री पद मिले, लेकिन डमी शिवसेना कहलाएगी एकनाथ शिंदे की, ओरिजिनल शिवसेना कहलाएगी उद्धव की। ये महाराष्ट्र का सिनेरियो है।
बीजेपी में कई गुट हो गए हैं, बीजेपी ओरिजिनल, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी एनसीपी, बीजेपी सेना, बीजेपी मतलब एक बीजेपी मेन, एक बीजेपी बुद्रुक जो बाहर से आई और बीजेपी। इतने इतने बीजेपी कई और राज्यों में देखने को नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि महाराष्ट्र जैसा संयुक्त महाराष्ट्र अलग अलग पार्ट से जोड़ के महाराष्ट्र बना गया, तो महाराष्ट्र की राजनीति भी अलग अलग जगह पे है। कोकण और मुंबई में यदि शिवसेना है तो पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी है, यदि खानदेश और मराठवाड़ा में बीजेपी है तो पूरे विदर्भ में कांग्रेस है। ये एक संरचना है, उसकी आगे पीछे होती जाता है। आपको जब दूसरे के एरिया में जाके जब आप कब्जा करते हो तो तब आपको वो मैसिव मैंडेट आता है। पिछले बार शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी तो बीजेपी को 106 सीटें आई थी, उसमें शिवसेना का भी मतदान था, ऐसा नहीं कह सकते आप जी। तो अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है? नासिक जैसे क्षेत्र में जहां उन्होंने कांग्रेस का उम्मीदवार हाईजैक किया, इसके मायने हैं कि आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। बहु एक कमेंट मैं अनुराग जी से जरूर लेना चाहूंगा। अनुराग जी, आज की तारीख में हम देखते हैं कि बीएमसी चुनाव हो जाने चाहिए थे। अब इस देश की, इस मुल्क की जो सबसे पैसे वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बीएमसी है। बीएमसी में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्या उद्धव ठाकरे का इतना डर सता रहा है शिंदे को, फडणवीस को, मोदी को, अमित शाह को कि बार बार जाते हैं, कभी मोदी जी जाते हैं टोह लेते हैं, कभी अमित शाह जाते हैं, कभी वो टोह लेते हैं, कभी नड्डा जाते हैं, लेकिन साहब चुनाव की घोषणा नहीं हो रही। ये बीएमसी का चुनाव क्यों टाला जा रहा है बार बार? अभी सबसे बड़ी टोह जो ले रहा है वो ईडी ले रहा है। हमारे मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर है, आयुक्त है चहल साहब, राजस्थान के गंगानगर के बड़े एक अच्छे प्रशासनिक वो थे और कोविड के दिनों में उनको कई पुरस्कार मिले, इनाम मिले। तो अभी वो हाजिर हुए थे ईडी दफ्तर में। तो जब कमिश्नर ईडी दफ्तर में जाने लगे और उसको तंग किया जाने लगे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो जी कहां से संचालित हो रही है और कौन संचालित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव नहीं होने वाले हैं। अनुराग जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जहां से हमने ये बहस शुरू करी, और मैं फिर अशोक वानखेड़े जी के पास जाऊंगा कि हमने करप्शन को डिस्कस कर लिया, हमने खोखा डिस्कस कर लिया, हमने देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को डिस्कस कर लिया कि कठपुतली है, डमी है, हमने ये भी डिस्कस किया कि कांग्रेस थोड़ी कमजोर है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि डिस्कशन के बाद आप महाराष्ट्र में क्या देखते हैं? 2024 में यहाँ क्या होने वाला है? 48 सीटें हैं साहब, 48, सेकंड हाईएस्ट सीट आफ्टर यूपी। तो ये क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में? होगा क्या बाबू? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे नरेंद्र मोदी के। यदि वो आज थोड़े बहुत वहां से उनकी मार्क्स घटे हैं, वो इसी कारण घटे हैं कि उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को यह आश्वासन दिया था कि मेरी दी हुई लिस्ट आप क्लियर करो 2019 में टिकटों की, तो हम कार्य बलबूते पे सरकार आ जाएंगे। वो 106 पे रुक गई, पॉइंट नंबर 1 वो नहीं हो पाया। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि शिवसेना ऐसी तोड़ूंगा कि शिवसेना समाप्त हो जाएगी। उससे उल्टा हुआ, जो आए वो लायबिलिटी हो गए और जो बची हुई है वो और स्ट्रांग हो गई, वो शेयर हो गई। यदि महाविकास आघाड़ी तीनों मिलके जैसे अभी तक वो लड़ रहे हैं साथ में मिलके, यदि तीनों मिलके लोकसभा में ठीक ठाक लड़ ले तो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये क्या बात और ये बात मोदी जी भी जानते हैं, बहुत अमित शाह भी जानते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि 8-9 सीट? मैं आपको फिर कह रहा हूं, वॉच माय वर्ड्स। यदि ये तीनों इकट्ठा होते हैं तो, क्योंकि अभी बीजेपी में ये जो 11 एमपीज आए हैं शिवसेना के, उन्हें भी एडजस्ट करना होगा। क्या आप उनको टिकट दोगे तो वहां के जो एस्पिरेंट है, जो नंबर 2 पे होते हैं बीजेपी के, जो चुनाव हारे, वो कैसे वहां पे, या कांग्रेस के जो आपने लिए है वो कैसा एडजस्ट कर देंगे? हर जिले में झगड़े हैं। ये बहुत बड़ा एक स्यापा होने वाला है, मतलब बहुत बड़ा रायता फैलने वाला है। मैं यहाँ पर टोक रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हो कि सिंगल डिजिट बिल्कुल आ रहे हैं, तो फिर वहां किंग कौन बनने जा रहा है? वहां पर फायदा किसको होने जा रहा है? भाई फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा, और महाविकास आघाड़ी के भीत में पितामह शरद
पवार है, शरद पवार खेल करेंगे। नहीं, उद्धव, देखिए उद्धव और शरद पवार और सब, शरद पवार को दिल्ली का मामला बाय एंड लार्ज उद्धव ने शरद पवार पे ही छोड़ा। तो फिर 2024 होते होने क्या जा रहा है? 2024 में तो मैंने आपको कहा ये तीनों साथ में लड़ते, तो मैं फिर इसको रेखांकित करता हूं, तीनों ठीक ठाक साथ में लड़ते हैं तो ये सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे। और यही डर सता रहा है, इसलिए क्या करेगा, जब दिया बुझने लगता है कि ज्यादा फड़फड़ाता है, तो अभी 3 मंत्री बनेंगे, 2 कैबिनेट मंत्री बनेंगे, 1 राज्य मंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे को पूरी पावर दी जाएगी। किसी को भी कितनी भी पावर दो, उसमें पावर होनी चाहिए लोगों पे राज करने की। यदि आप में अपने में पावर नहीं है तो आप किसी को भी कितना पावर दे के क्या करोगे? अशोक वानखड़े के लिए जाकिर हुसैन भी तबला बजाएगा तो भी वो भारतनाट्यम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नृत्य जानते नहीं। आप बार बार कह रहे हो कि जाकिर हुसैन को भी लाया और उसको भी लाया और ये पंडित है, अब देखिए कैसे वानखड़े नाचते। अरे वानखड़े ने कभी जिंदगी में भारतनाट्यम का भ नहीं समझा, वो क्या नृत्य करेगा? पावर देने से होता नहीं, आदमी में पावर चाहिए। वो पावर कहाँ है? वो पावर होती तो फिर अंधेरी ईस्ट में आप वापस नहीं जाते, उम्मीदवार सैंक्शन करने के बाद बीएमसी का चुनाव हो जाता, बीएमसी का चुनाव हो जाता। वो पावर नहीं होती तो बाल ठाकरे का नाम भी यूज नहीं करते। मैं तो राज ठाकरे को मानता हूँ। राज ठाकरे को जब बाल ठाकरे के यहाँ से मैसेज गया कि हमारा फोटो यूज नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया। तो उसने कम से कम अपने वजूद पे 10-11 एमएलए लाए थे, एक कारपोरेशन लाई थी नासिक की। लेकिन इनको तो बार बार बोलने के बाद भी कि बाल ठाकरे का नाम मत लो, फिर ये कहते कि क्यों नहीं नाम लेंगे, हम तो उनके हैं। जब आपको बाल ठाकरे के नाम का सहारा लेना पड़ता है, जब बार बार उस इतिहास का नाम लेना पड़ता है, आप बोलते हो बीएमसी में करप्शन है। भाई कौन था बीएमसी में इतने साल? 25 साल तक बीजेपी और सेना साथ में थी। पिछले 2.5 साल में यदि सरकार ने कोई काम नहीं किया तो क्या एकनाथ शिंदे उसमें मंत्री नहीं थे? क्या वो पाप के भागीदार नहीं है? ऐसा थोड़ी होगा। भाव, अंतिम सवाल, एक बड़ी अच्छी बात अनुराग जी ने कही कि बीजेपी का फोकस रहता है कि 2 लोगों को लड़ा दो, शिवसेना को आपस में लड़ा के तोड़ दो, अब महाविकास अघाड़ी को आपस में लड़ा दो, बिहार में नीतीश और तेजस्वी को लड़ा दो, उत्तर प्रदेश में बुआ और भतीजे सपा बसपा को लड़ा दो, कांग्रेस में भी लड़ा दो, वरुण गांधी को अलग रखो, कोशिश करो कि राहुल गांधी उसके लिए बाहें ना खोले। ये जो लड़ाने की राजनीति, एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति हो रही है, क्या इस राजनीति को फाइनली मोदी और शाह को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि ये नकारात्मक नेगेटिव पॉलिटिक्स है, आपको डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है। आपको क्या लगता है? आपके पास यदि 1 मिनट होगा तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कहानी सबने सुनी होगी कि एक आदमी अपनी वो टोपियां सिलवाता था, कैप्स, और बाजार में बेचता था। रास्ते में जाते समय खाना खा के एक जगह सो गया। पता पड़ा कि सारी जो जितनी भी टोपियां थी सब गायब है। देखा तो सारे बंदर टोपी पहन के ऊपर बैठे हुए थे और वो बंदर ये बंदरों को मार रहा था, टोपियां नहीं। तो एक ने कहा कि तुम्हारे सर की टोपी नीचे गिराओ, बंदर भी गिरा देगा। और उसने वैसे ही किया। ये कहानी है, उसका एक एक्सटेंशन है, उसका सीक्वल भी आया है। उसके बाद उसका बेटा भी टोपियां लेके गया 50 साल बाद, वो भी वहीं सोया, उसकी भी टोपी बंदर लेके गए। तो उसको अपने पिताजी की कहानी याद थी। तो उसने हंसते हुए बंदरों को देखा और अपने टोपी उठा के नीचे फेंकी। एक भी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी। और बंदर से ऊपर से बंदर ने कहा हमारे भी पिताजी हैं, वो भी हमको कुछ सिखा के गए। तो जब आप ये बांटते हो, अलग अलग करते हो, तो बाकी राजनीतिक दल भी समझ में आने लगे। जब नीतीश को आपने आरजेडी से तोड़ा, नीतीश को समझ में आ गया तो वापस आरजेडी में चला गया ना, चला गया। यदि एकनाथ शिंदे को समझ में आ गया और वो अंतिम समय पे देखा कहीं एडजस्ट ही नहीं हो रहे कुछ लोग, और ये वापस शिवसेना में चले गए। शिवसेना तो हमेशा कहते हैं कि प्रति से दौर काफले नहीं है, मतलब वापस आने के दरवाजे खुले। तो यदि वो लोग वापस चले गए तो फिर आपके हाथ में क्या रहा? आप ये कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहे हैं क्या? आज सबको पता है बीजेपी के पास जाने के बाद क्या मिलेगा। आज यदि अजित पवार भी सोच रहे होंगे मैं जाऊं, या अशोक चौहान के बारे में बहुत बातें आती है, वो भी तो सवाल उठाते होंगे कि भाई मैं वहां जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या? नीतीश जैसा तो हाल नहीं होगा, फिर हमको भिखारी तो नहीं बनना पड़ेगा। अभी तो कम से कम छोटे राज्य के हैं, लेकिन हम राजा है। अब वहां जाने के बाद सरदार बन के क्या करेंगे? सवाल ये है। तो इन लोगों को भी समझ में आ गया। अब बीजेपी की ये चाल, काट की हंडी कब तक चढ़ाएंगे भाई? बार बार थोड़ी चढ़ती है। अब हो गया, एक बार 1-2 जगह हो गया, खेल कर लिया आपने। अब आपने शिवसेना भी तोड़ ली। और शिवसेना, फिर मैं कहता हूं, शिवसेना ईडी के डर से टूटी है। आज भी इन तमाम शिवसैनिक के जो लोग टूटे हैं दीपक भाई,
उनके कई एमएलए के घर में आज भी उद्धव ठाकरे के फोटो लगे हुए हैं। बहुत अच्छा बोले आप। और आपने कहा काट की हांडी, 2024 में भी काट की हांडी, एक बड़ी हांडी तैयार हो रही है। सवाल यह है कि क्या काट की हांडी इस बार उसमें कुछ खाना पका पाते हैं, सत्ता की खीर निकाल पाते हैं, ये सब देखना होगा। और जैसा कि महाराष्ट्र के बारे में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि स्थिति आज की तारीख में ऐसी है कि अगर महाविकास अघाड़ी अगर ये एक साथ एकजुट एक छतरी के नीचे रहती है तो फिर नाको चने चबवा देगी मोदी और अमित शाह की। आप दोनों आए, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।